नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खास शख्सियत से कराएंगे जब तक मुख्यमंत्री रहे सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का खिताब उनके पास है और आज भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। अभी फिलहाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, भारतीय जनता पार्टी अभी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं, क्या चुनौती देख रहे हैं सर पार्टी को फिर से खड़े करना? चूँकि कांग्रेस सरकार है, 3.5 साल का समय लगभग हो गया है और जो वादों की फेहरिस्त थी वो काफ़ी लंबी थी। 2018 में हमने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई और किस प्रकार से कांग्रेस की सीट आई। फिलहाल संगठन स्तर पर क्या देख रहे हैं? आने वाले समय में क्या चुनौती लग रही भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, चुनौती तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए हमेशा सामने रहता है कि हम कैसे सरकार अपनी बनाएं। पर जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति छत्तीसगढ़ में और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार मजबूती के साथ खड़ी होगी, मैं एक बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार छत्तीसगढ़ में कमज़ोर कभी नहीं रहा। और उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूँगा कि 2003 में, 2008 में, 2013 में लगातार 3 बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल तक सरकार रही। यदि आप 5-7 लोकसभा इलेक्शन को देख लें, छत्तीसगढ़ के रिजल्ट को देख लें, वो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, यदि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे या बाद में स्थिति में बदलाव आया, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी बहुमत के साथ ज़्यादा सीट लेकर जीतती रही। रह गया सवाल 18 का कि 18 में हम पीछे क्यों हो गए? क्या हमारा जनाधार कमज़ोर हो गया? कार्यकर्ता की कमजोरी हो गई? 2018 का चुनाव कांग्रेस ने जो लड़ा, उसमें जो जन घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया, झूठ का पुलिंदा मैं कहता हूँ। जनता के सामने बेशर्मी के साथ, निर्लजता के साथ ये बात कहा गया कि पूर्ण शराबबंदी होगी छत्तीसगढ़ में। महिलाओं को लगा ये तो देवदूत आ गए, महिलाओं को लगा कि ये चमत्कार होने वाला है छत्तीसगढ़ में। और पूरे 50% मतदाता का रुझान बढ़ा और किसानों के लिए लंबे चौड़े वादे किए, कर्जा माफ़ी से लेकर 2,500 के, और जितने वादे उन्होंने किए, कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने के बाद, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर करने की बाद, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, जो जो मांगा इन्होंने जन घोषणा पर डाल दिया। लोग दिग्भ्रमित हुए और उनकी आंख में धूल झोंक कर ये सरकार आई है 18 में। इसका उदाहरण इसलिए मैं देना चाहता हूं कि हमारा जनाधार कमज़ोर नहीं हुआ। 18 के साथ यदि विधानसभा के चुनाव के बाद तत्काल जब लोकसभा चुनाव होते हैं, आप रिजल्ट का आंकलन इसी आधार पर तो करेंगे ना कि पिछले 5 चुनाव का और 18 के बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव को यदि गिनती किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के 15 विधानसभा नहीं, 64 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सीटों पे बहुमत रहा, हम आगे रहे। इसका मतलब है कि कहीं जनाधार खिसका नहीं है। सवाल हमारी सक्रियता और दूसरा इनके झूठ के वादे, ये दोनों बेनकाब हुए हैं। आज यदि चुनाव ये कराते हैं तो आज कांग्रेस की स्थिति 20-25 से ऊपर नहीं होगी। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे सर। क्रिकेट में कहा जाता है कप्तान, वो कप्तान आप रहे। फिलहाल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कितना खुद के लिए दबाव महसूस करते हैं कि सत्ता में लाना है भारतीय जनता पार्टी को? फिलहाल विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं। दबाव तो मुझे कुछ लगता नहीं। दबाव तो उस समय रहता था जब हम मुख्यमंत्री की हैसियत से काम करते थे। जनता के वादों का एक प्रेशर रहता था, कार्यकर्ताओं को ठीक ठाक बेहतर काम उनके क्षेत्र में हो, उसका दबाव रहता था। विधायक, एमएलए, एमपी चाहते थे कि बेहतर डेवलपमेंट हो। आज तो विपक्ष में हमारी भूमिका एक बड़ा क्लियर कट टारगेट है कि कार्यकर्ताओं को खड़े करना, कार्यकर्ताओं को पुराना जोश खरोश के साथ मैदान में उतारना, और वही फौज जो लगातार विजेता रही है, वही फौज जिन्होंने हर बार साबित किया भारतीय जनता पार्टी की श्रेष्ठता को, उन्हीं कार्यकर्ताओं को एक बार फिर मैदान में खड़े करने की चुनौती हम सब की है। डॉक्टर रमन अकेला नहीं। जब मैं कहता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी में मैं होता नहीं, हम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये 3.5 साल को किस तरह से आप देख रहे हैं सर? जो प्रदर्शन हुए, जो आंदोलन हुए, हाँ जी, आपके भारतीय विपक्ष के तौर पे मैं मान रहा हूँ सर,
कहाँ आप संतुष्ट हैं अभी तक के प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, संतुष्ट कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या कोई नेता यदि हो गया तो वहीं पे और उसका पतन शुरू हो जाता है। संतुष्टि का सवाल ही नहीं रहता, क्योंकि हम बेहतर परफॉर्मेंस की ओर जाना चाहते हैं। एक तरफ माननीय मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक ले जाना, दूसरा राज्य सरकार की असफलता को जन जन तक ले जाना, इनके झूठे वादों को बेनकाब करना। तो चुनौती इस बात को लेकर है कि हम पूरी टीम को कैसे अपने साथ लेके चलें, और प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रदेश के पदाधिकारी हों या राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, सबकी अपनी भूमिका होती है और सब हम मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को गतिशील बनाने में लगे हैं। और आज आपने कहा ना कि चुनौती क्या है, आज हम माइक्रो लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारा 23,600 बूथ जो हमारे हैं, हम उस ग्रास रूट तक, मुख्य डॉक्टर रमन यदि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है या माननीय नड्डा जी आ रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के दौरे में, उनके जब प्रोग्राम आता है तो पहला आता है कि मैं बूथ में जाऊंगा, बूथ में 3 घंटा बिताऊंगा। ये मैसेज जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का डॉक्टर रमन को और एक एक कार्यकर्ता को कि हमें इस बार की लड़ाई जो खंदक की लड़ाई होगी, हमारा टारगेट सिर्फ 23 नहीं है, हमारा टारगेट बड़ा टारगेट है कि 2023 में तो विजय हासिल करना ही है, मगर 2024 में 11 लोकसभा सीट जीतकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के उस ऊंचे दायित्व में बैठाना है। इसके लिए कार्यकर्ता जी प्राण से लग गया है। प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए सर। विष्णुदेव साय अच्छा काम नहीं कर रहे थे ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन कुछ तो देखा होगा आला नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना पड़ा। ज़रूरी था बदलना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दायित्व का हमेशा एक दायित्व में आज विष्णुदेव साय बैठे रहे। विष्णु जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार थे, केंद्र में मंत्री थे, विधायक के नाते उन्होंने काम किया, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पदों में विष्णुदेव साय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और शायद केंद्र को लगता होगा कि उसको और ज़्यादा बेहतर काम मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में उनका उपयोग संगठन की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से किया जाए। तो ये परिवर्तन होता रहता है। आज यदि परिवर्तन हुआ है और नए अध्यक्ष आए हैं तो उनका भी स्वागत है। युवा टीम है, अधिवक्ता रहे हैं, और विष्णुदेव साय के बाद एक नया उनका नेतृत्व हम सबको मिलेगा। सर, लेकिन पार्टी के लिए अगर हम देखें तो अब ओबीसी चेहरे की हम बात कर रहे हैं सर। बड़ा बात करती है कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के बनाम हम छत्तीसगढ़िया वाद लेकर आए हैं। अब छत्तीसगढ़ के लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी सरकार है, हम गेड़ी चढ़ा रहे हैं, हम हरेली का त्यौहार मना रहे हैं, हम वो त्यौहार मना रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो आपके शासनकाल में कभी मना नहीं। उनका ये कहना है कि अब छत्तीसगढ़ी अपनी अस्मिता की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ये एक नई लाइन आ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 15 साल रही, 2000 में छत्तीसगढ़ बना। इस रूट पे राजनीति कभी आई नहीं थी जिस रूट पर अब चल दी है। ऐसा भ्रम हो गया है कांग्रेस पार्टी को कि वही छत्तीसगढ़ की संस्कृति के वाहक हैं। क्या इसके पहले गेड़ी नहीं चढ़ते थे बचपन में हम लोग? क्या इसके पहले भौराव गिल्ली डंडा नहीं खेला करते थे? क्या तीज और पोरा का त्यौहार छत्तीसगढ़ में धूमधाम से नहीं मनाता था? क्या भूपेश के बाद शुरू हुआ है? भूपेश जी इसको एक प्रकार से ये अपने से जोड़ना चाहते हैं। हर व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ की माटी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के भाव से जुड़ के काम करता है। और ये 30 त्यौहार तो परंपरागत हैं, शाश्वत हैं। इसमें थोड़ा बहुत एडिशन कोई कर सकता है, मगर ये तो गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई है। गांव के जो सोंधी महक आती है, खुशबू आती है, वो हमारे तीज और त्यौहार में आती है। तो इसको तो पूरा छत्तीसगढ़ धूमधाम से मनाता है। मैं तो समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आज ज़रूरत इस बात की है कि 30 त्यौहार मनाना चाहिए। उत्सव का अवसर होता है, खूब मनाएं, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके हों। मगर सवाल इस बात का है कि जो वादा किया था भाई, जो जन घोषणा पत्र है उसको तो पढ़ लिया करो। आप गेड़ी चढ़ते रह जाओगे, भौराव गिल्ली डंडा खेलते रहोगे कि ये डेवलपमेंट के लिए सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल, शराबबंदी, डेवलपमेंट के सारे काम, जो 15 साल में बिल्डिंग हमने बनाई थी उसको पुतवा तो दो मेरे भाई भूपेश जी। जो सड़कें हमने बनाई थी 15 साल में AR के लिए, एनुअल रिपेयर के लिए कुछ पैसे तो डाल दो। सड़क नहीं, गड्ढे गड्ढे, शर्म आती है। जिस छत्तीसगढ़ को देश के सबसे विकसित राज्य कहा करते थे,
आज छत्तीसगढ़ कहाँ पीडीएस में पहले और दूसरे नंबर में हुआ करता था ये छत्तीसगढ़, गौरव के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच में चर्चा होती थी। आज 16वें नंबर में कैसे पहुंच गए? आईएमआर एमएमआर का क्या हो गया? कुपोषण की क्या स्थिति है? लोगों की स्थिति आज आप गेड़ी चढ़िए, बिल्कुल चढ़िए, मगर अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, गरीबों का उत्थान के लिए जो योजना बनी है वो सब बंद करते जा रहे हो। इवन आपने मिड डे मील में कुपोषण से लड़ने के लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को लगाया था ताकि बेहतर तरीके से बच्चों पोषित हो। आज एक ठेकेदार को हरियाणा से बुला के आपने करोड़ों रुपये का ठेका दे दिया, हजारों महिला बेरोजगार हो गई। रोजगार, भूपेश जी रोजगार गिनते हैं, विधानसभा में जवाब दिया 18,000 को रोजगार दिया गया है। और रोजगार देने का काम उनको यदि लगता है कि घर पहुंचा के शराब पहुंचाना यदि रोजगार है, और बड़े शान से कहते हैं कि मेरा गोबर बीनने वाला स्कूटर चलाता है। कौन गोबर बीनने वाला स्कूटर चलाता है भाई? और वो जो गौशाला वाला है जो इस गोबर को ला के रखते हो वही स्कूटर चला रहा है। हमारा गांव का ठेठवार, हमारा गांव का पाटिया, उसकी स्थिति और ख़राब हुई है। कहीं भी इतना व्यापक भ्रष्टाचार जो लालू यादव के ज़माने में नहीं हुआ होगा। ये गोबर की खरीदी का मामला जब सामने आएगा तो पूरे देश देखती रह जाएगी कितना व्यापक रूप से इसमें करप्शन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के बाद बदलाव की बयार शुरू हो गई सर। कोई बड़ी बात नहीं कि संगठन स्तर पर भी आमूलचूल परिवर्तन आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आज भी डॉक्टर रमन सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। डॉक्टर साहब अपने आप को अब किस भूमिका में देख रहे हैं इस बदलाव के दौर पे? मेरी भूमिका एक सामान्य कार्यकर्ता की भूमिका है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सामान्य सदस्य हूँ जिसको दायित्व कभी मुख्यमंत्री के पद में, कभी केंद्रीय मंत्री के रूप में, कभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अलग अलग दायित्व का निर्वहन, और आज मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं तो कहता हूँ एक छोटा सिपाही हूँ, मुझे जो दायित्व, जो निर्वहन प्रदेश के राजनीति में, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में संगठन चाहेगा, मैंने अभी अपने लिए आज तक जीवन में न कुछ मांगा है न मांगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं के कद्र होता है और हम सब एक दिशा में चलने वाले कार्यकर्ता हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने से कुछ कहने की ज़रूरत है। वक्त आएगा, वक्त के साथ जो लोग पूरी टीम में हमारे लगे हैं सबके साथ सम्मान के साथ ऑर्गेनाइजेशन या अन्य स्थानों में उनको सबको पार्टी तय करेगी भूमिका। 2023 की अगर मैं बात करूं सर, आप भी कहते हैं और पुरेंदेश्वरी जी, जितने भी बड़े नेता थे यही कहते हैं कि हम कोई चेहरा सामने नहीं रखेंगे। चेहरा सामने नहीं रखने से फायदा होता है कि नुकसान सर? चेहरा सामने रखना, भारतीय जनता पार्टी कभी चेहरा सामने नहीं रखती। उत्तर प्रदेश को छोड़ दें आप, योगी जी को का चेहरा सामने था, मगर अभी तक जितने चुनाव होते हैं या हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, एक प्रकार से इसको फ्रंट में रख के आज हमारे पास इतना बड़ा चेहरा है देश में नरेंद्र मोदी के नाम से, जिसके नाम से डबल इंजन सरकार की बात होती है। तो मोदी जी के इस उपलब्धियों का दौर जो हमारे साथ चल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो चेहरा है। और जहाँ तक नए कोई चेहरे ढूंढने की बात है, जिस दिन चुनाव हो जाएगा, जिस दिन विधायक दल की बैठक हो जाएगी, 1 घंटा में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चयन हो जाता है। कहीं झंझट नहीं, आज तक नहीं हुआ, ना आगे होगा। भारतीय जनता पार्टी सर फाइट मोड पर अभी तक नहीं आ पाई है। 3.5 साल का वक्त बीत गया, इतने सारी चीज़ें आपने गिनाई कि सरकार भ्रष्टाचार का मामला, गोबर का मामला, किसान का मामला, बेरोजगारी का मामला, शराबबंदी का मामला, लेकिन उन मामलों पर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर क्यों नहीं? क्या संगठन स्तर पर जो ऊर्जा दिखनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष, जनता कहते हैं कि जनता अपनी बात, विपक्ष चेहरा होता है जनता का, क्या वो चेहरा ठीक से हम दिखा नहीं पाए? 3.5 साल में कमी लगती है। देखिए, कुछ वक्त तो 1.5-2 साल कोविड में निकल गया, मगर आप भारतीय जनता पार्टी को जो तेवर में बदलाव शुरू हुआ है, कार्यकर्ता गांव-गांव में आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो जो कमियां थोड़ी बहुत दिखती है वो आने वाले समय में हम सब दूर करेंगे। 2018 का चुनाव जिस तरह से हारे, ये कहा जाता था कि उन्हीं चेहरों पर फिर से दाव लग रहा है। इस बात को लेकर कुछ लगता है मन में? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं, कुछ तो दिल के अंदर से आवाज़ आती हुई कि 2018 में ये काम हो जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। कैसी कोई लगा कि कुछ कमी रह गई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में जिसको किया जाना था? बीजेपी की ओर से कोई कमी इस प्रकार से डेवलपमेंट काम में, बाकी विषय में तो मुझे नहीं लगता। मैंने कहा ना कि चुनाव में हारने का प्रमुख कारण एक ही था कि इन्होंने झूठे वादे करके जनघोषणा पत्र तैयार किया, लोगों की आंख में धूल झोंक कर सरकार बने हैं।
और अब लोग पश्चाताप कर रहे हैं। आप देखेंगे 3.5 पौने 4 साल होते होते जनता के मन से गांव शहर हर जगह से आवाज़ आ रही है कि हमें छला गया है। और ये बदलाव आप आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आगे आएगी। 2003 से 2018 तक आप मुख्यमंत्री रहे सर, लेकिन संगठन वालों का ये कहना है कि 2013 तक सब कुछ ठीक था। 13 के बाद 18 तक का जो समय था, संगठन और मुख्यमंत्री निवास में काफ़ी दूरियां हो गई थी। संगठन के लोगों को मुख्यमंत्री निवास में एंट्री बंद हो गई थी। ये बड़ा एक कारण मानते हैं सर, क्योंकि सत्ता, आप खुद संगठन से आए हैं सर, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद पार्टी ने आपको बड़ा मौका दिया, केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर आप यहाँ पर पहुंचे हुए थे। क्या ऐसा नहीं लगता कि संगठन के लोगों से जो दूरियां हुई थी आखिरी के 5 साल, संगठन की नहीं सुन के कुछ अधिकारियों की सुनने के कारण ये स्थिति हुई? कम से कम संगठन को साथ में लेकर चलना। मैं जिस मुख्यमंत्री निवास की बात आप कर रहे हैं, उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। संगठन के लोग कहते हैं सर। संगठन के लोग हों, सत्ता के लोग हों, मंत्री हों, विधायक हों, पत्रकार हों, आप तुलना कर लो ना, खुले मन से तुलना कर लो कि वर्तमान 3.5 पौने 4 साल में कितने लोग महामहिम मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। और हम सब के लिए दरवाजे, रात को 12 बजे भी कोई आता था तो मिल कर ही जाता था। यहाँ का नहीं, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंटा से लेकर बलरामपुर तक का, चिल्फी घाटी से भी चल के कोई आएगा, दरवाज़ा खटका। मेरा आदेश था कि कोई यदि दरवाजे में आ गया है तो उसको मिलाना ही है और मुझसे मिलाना है यदि मैं उपलब्ध हूँ। तो कभी हमारे संगठन और सरकार के बीच में इस प्रकार का कोई अवसर नहीं आया जब मुझे लगता है कि कोई कमियां रहेगी। मगर हमको लगता है कि हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को जो पूरे इस 18-15 साल की यात्रा में साथ थे, आज हम यही बताने में सफल हुए हैं कि सरकार आती है तो जन कल्याण के कामों को लेकर आती है। सरकार आती है तो करोड़ों लोगों की उम्मीद को लेकर आती है। हमारी पहली प्राथमिकता रही है जनता और लोगों के बीच काम करना। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता इसमें खुश है कि हमने उन सारे वादों को जो हमने अपने घोषणा पत्र में किए थे पूरा करने का प्रयास किया। ऐसा क्यों लगता है सर कि जब 2018 में सरकार गई तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि अच्छा हुआ सरकार चली गई, एक बार सबक मिलना जरूरी था। ये कार्यकर्ताओं के मन में ये बात कैसे आई? कुछ कमी रह गई 2018 में? हो सकता है कि कुछ लोगों को पद नहीं मिलता, कुछ लोगों को कुछ काम में दिक्कत होती है तो उनके मन में ग्लानि और रहता है, दुख रहता है। मगर वो बहुत सीमित संख्या में ऐसे कोई होंगे। मगर आज अब वो जब महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार FIR दर्ज करा जा रहा है, वो पत्रकारों के ऊपर हो, व्यापारियों के ऊपर हो, शिक्षक के ऊपर है, जिस प्रकार की नीति अभी चल रही है, तो मुझे लगता है कि आज लोगों को महसूस हो गया कि वो सरकार छत्तीसगढ़ में जो 15 साल काम की, उसने बहुत बेहतर काम किया। लोग आज तुलना कर रहे हैं, पहले तुलना नहीं था, आज तो भूपेश के आने के बाद तुलना हो गया। आज वही शिक्षाकर्मी जो अपने DA के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस समय भी 2% के लिए आंदोलन करते थे, अब गैप बढ़ते बढ़ते 22% से ऊपर हो गया। ये हालत पड़ गई कि जो लोगों को शिक्षक भर्ती में हमारे समय से जिनको 17,600 लोग किया था, आज तक उनकी भर्ती की प्रक्रिया अधूरी है। नए भर्ती तो छोड़िए, जो हम लोगों ने काम छोड़ के रखा था आज तक अधूरा है। ये सरकार की गतिशीलता है, ये सरकार के काम करने का तरीका है। अब सर समय ज़्यादा नहीं है सर, 2018 के बाद 2023 का अब चुनाव है, ज़्यादा समय नहीं है। पार्टी अब कहीं ना कहीं आमूलचूल परिवर्तन भी ला रही है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, हिंदुत्व, राम, कृष्ण, गाय, गोबर, ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने पात लेते जा रही है। उनका ये कहना है कि राम केवल भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है, कृष्ण केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, गाय हमारी है। हम एक गाय के नाम से और राम के नाम से केवल भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। क्या ये बड़ा एक 2023 के चुनाव में मुद्दा बनेगा? क्योंकि इन्हीं मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी कई बार सत्ता में काबिज हुई है। इन मुद्दों को कांग्रेस ने हथिया लिया है। मुद्दे क्या हथियाएंगे? राम नाम का दुपट्टा ओढ़ लेने से आदमी के मन में बदलाव नहीं आ सकता। यदि आप गाय के लिए बात करते रहे, मगर आज पूरे की पूरी गौठान की हालत यदि कोई जाकर देखेगा, सड़कों में गाय खड़ी है, न वहाँ भूसा है, न पैरा है। 200 करोड़ खर्च करने के बाद एक भी गौशाला, गौठान इनका जो है न फंक्शनल है, न वहाँ पे गाय रहती हैं।
यदि व्यापक रूप से आज सर्वे यदि हम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे पैसे का दुरुपयोग, गाय के नाम से यदि राशि का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार होता है तो इससे बड़ा पाप का काम और कुछ नहीं होगा। ओबीसी का एक बड़ा चेहरा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ओबीसी से ही आपने अरुण साव जी को, क्या ये छत्तीसगढ़ की राजनीति अब ओबीसी बनाम आदिवासी हो गई है? कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भी बड़ा फैक्टर ओबीसी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी ओबीसी के बड़े चेहरे को सामने लाना पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी लीडरशिप भी है, भारतीय जनता पार्टी में ट्राइबल लीडरशिप अनुसूचित जनजाति के हैं, जाति के हैं, अन्य वर्ग के हैं। तो हम जात के आधार पे, कास्ट के आधार पे बंटवारा नहीं करना चाहते। हम तो ये चाहते कि जो भी छत्तीसगढ़ में रहने वाला है उसके अंदर यदि क्षमता है तो उसका उपयोग किया जाए। अजय जामवाल जी के आने के बाद एक बड़ा परिवर्तन संगठन के क्षेत्र में हम देख रहे हैं सर, आप भी देख रहे होंगे, बदलाव नजर आ रहा है। एक बड़ा कारण है कि आने वाले समय में और बड़े बदलाव हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पे। ये तो शाश्वत है परिवर्तन, कोई हर चीज़ स्थायी तो होता नहीं है, और संगठन गुण-दोष के आधार पे राष्ट्रीय नेतृत्व भी आंकलन करता है, संगठन के लोग भी आंकलन करते हैं, और दायित्व में, कर्तव्य में निर्वहन के लिए कुछ न कुछ परिवर्तन का हमेशा रहता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी परिवर्तन होता है वो पार्टी के हित के लिए होता है। कोई राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा कि छत्तीसगढ़ में हमारी शक्ति बढ़े और हम अगले विधानसभा में और लोकसभा में बेहतर परफॉर्मेंस करें, तो ये विवेक के साथ किए गए निर्णय। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, 2 दिन के प्रवास में छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन आने वाले समय के लिए हमको मिलेगा। सर फिलहाल जो स्थिति हम देख रहे हैं, लगातार आप लोग आरोप लगाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा खस्ता है, आप लोग कहते हैं बेरोजगारी का क्या है हिसाब किताब हम देखते हैं, लेकिन बेरोजगारी मामले में पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर है, ये आंकड़े बताते हैं, ये सरकार कहती है। इन मुद्दों के बावजूद, मुद्दों की कमी नहीं, आप खुद बोलते हैं, वादे कुछ पूरे नहीं हुए, आप खुद बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सड़क पर क्यों नहीं आती, क्यों जनता के साथ खड़ी नहीं होती? अब कब आएगी सर? ये सरकार के बेरोजगारी के आंकड़े सरकार जिस प्राइवेट एजेंसी को हायर करके करा रही है, आप एक श्वेत पत्र क्यों जारी नहीं करते? आप ये क्यों नहीं बताते कि पौने 4 साल में इतने शिक्षक, इतने पुलिस, इतने पटवारी, इतने ग्राम सेवक, इतने क्लर्क और इतने अलग अलग, आप एक श्वेत पत्र जारी करिए छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। आपने वादा किया था जब तक रोजगार नहीं होगा 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, उस पर भी एक जारी करिए कि ये हमारा वादा झूठा है और सरकार युवकों से माफ़ी मांगे। युवकों के रोजगार के अवसर सबसे ज़्यादा छीनने वाला, विधानसभा में जानकारी देते हैं 18,600 की, और बाद में घोषणा करते हैं कि आने वाले 5 साल में 10 लाख नौकरियां। ये सब कागज़ में है, ये सब पेपर में है, ये सब एडवर्टीज देने का तरीका है, और ये पेपर के माध्यम से ऐड देकर कोई सरकार बन नहीं सकती। जनता के दिल जीतना पड़ता है, जिसमें भूपेश सरकार सफल नहीं हो पाए। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति छत्तीसगढ़ में कहाँ देख रहे हैं? हम अच्छे से और पूरे विश्वास के साथ मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी उस पूरे गौरवशाली क्षणों में हम पहुँचेंगे और अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सक्षम होगी छत्तीसगढ़ में। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना था कि 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और बड़े बहुमत के साथ बनाएगी। जो वादे 2018 में किए गए थे कांग्रेस के घोषणा पत्र में, वादे कोरे हैं, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए, और सड़क से सदन तक की लड़ाई और सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी आम जनता के लिए लड़ेगी। तो खास मुलाकात में आज इतना ही, अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।